वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी बुक इंग्लिश फ्लुएंसी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के लगभग पूरे चांसेस है। और अगर ये क्वेश्चंस आपके रिपीट नहीं भी होते हैं तो इस चीज़ की गारंटी है कि इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको अपने पेपर में दिखेंगे। अच्छा गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देती हूँ कि पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उसको, ठीक है। तो पहले हमारे सिलेबस के अंदर है 3 यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। और एक और बात क्लियर कर दूं कि इस सिलेबस में से हमारे एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता है। हमारे एग्ज़ाम में जो आता है वो आती है इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर में से थोड़ा सा पार्ट की डायरी एंट्री कैसे करते हैं, लेटर राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन जैसे पैसेज आते हैं ना हमारे एग्ज़ाम में 11th-12th में। हम देखते हैं ना कि जो हम इंग्लिश का एग्ज़ाम देते हैं उसमें स्टार्टिंग में एक पैसेज आता है जिसमें से हमें आंसर ढूंढ के करने होते हैं। तो कुछ ऐसे पैसेज टाइप आते हैं। तो जो हमारा एग्ज़ाम है वो बहुत ईजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो देखो यार, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रीड द पैसेज, ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है ना वो है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक पैसेज देते हैं, यहाँ पे पूरा एक पैसेज दिया हुआ है ना मैंने, तो यहाँ पे एक पूरा पैसेज देते हैं और फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको दे देते हैं क्वेश्चंस। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो मैंने वही आपको पहले भी बताया था कि जो हम 11th और 12th में करते आए हैं ना, क्वेश्चन के आंसर्स जो है हम पैसेज में से ही ढूंढते हैं। तो आपको वही सेम करना है, क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखो, जैसे कि इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू साइंटिस्ट मीन बाय क्लाइमेट चेंज। तो अब अगर मैं चाहूँ तो इसका आंसर खुद से भी लिख सकती हूँ कि क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जब टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा राइज हो जाता है या कुछ भी। लेकिन यहाँ पे देखो एक आंसर यहाँ पे भी दिया हुआ है, क्लाइमेट चेंज एनकम्पसेस नॉट ओनली राइजिंग एवरेज टेम्परेचर बट ऑल्सो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वगैरह ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक मतलब आंसर टाइप दिया हुआ है आपको, बट मैंने इसका जो आंसर है वो खुद से प्रिपेयर किया है, एक ईजी शॉर्ट आंसर कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म ऑल्टरेशन ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है मतलब हमारी अर्थ के क्लाइमेट पर, जो या तो नेचुरली भी हो सकता है या फिर हम इंसानों की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। बट इसका आंसर आपको पैसेज में भी मिल सकता है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। कॉम्प्रिहेंशन कुछ नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक पैसेज दे दिया होता है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर ज़्यादातर आपको उसी पैसेज में मिल जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार ऐसे पैसेजेस को आपको देखना ज़रूर है, पूरे पैसेज पे से नज़र निकाल लो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इसको बैठ के रटना है या कुछ भी, पर नहीं, आपकी एक थोड़ी सी समझना पड़ेगा आपको इन पैसेजेस को, ठीक है। तो ऐसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो भी आपको मिल जाएगा। व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला क्वेश्चन भी इसी में ही है, ये रहा। The greenhouse effect is the warming that happens when certain gases in Earth's atmosphere trap heat। तो आंसर्स आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे और मैंने यहाँ पे आपको आंसर्स प्रोवाइड भी कराए हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले रही कि पैसेज यही आएगा, पैसेज कोई भी आ सकता है, बट आपको करना कैसे है वो मैं बता चुकी हूँ। आपको एक बार पैसेज को पूरा थोरोली रीड कर लेना है, फिर जो भी आपके क्वेश्चन है आपको उससे रिलेटेड पॉइंट ढूंढना है कि इस पूरे पैसेज में इससे रिलेटेड बात कहाँ हुई है। सोचो कि अभी मेरी जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात हुई थी, मैंने कैसे आंसर ढूंढा, मैंने पूरा पैसेज थोड़ी ना पढ़ा, बस मैंने एक नज़र निकाल ली कि कहाँ पे क्या क्या बताया गया है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात जहाँ भी हुई थी मैं डायरेक्ट वहाँ पे गई और मैंने अपना आंसर लिख दिया। तो ये कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। अब इसी का एक सेकंड पार्ट आता है, ये जो हमारे कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं इन्हीं के अंदर एक दूसरा पार्ट आता है, नोट मेकिंग। क्या आता है, नोट मेकिंग। इसमें क्या आता है, जो भी हम इतना बड़ा पैसेज पढ़ते हैं वो 4 से 5 पैराग्राफ, उसके हमें नोट्स बनाने होते हैं ईजिली सिंपल लैंग्वेज में, पॉइंट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको नोट मेकिंग का एक पूरा फॉर्मेट जो है वो क्लियर कर देती हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको देना कोई एक टाइटल। अब जैसे कि मेरे टॉपिक को आपने देखा है, इसमें ग्लेशियर मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हुई है, क्लाइमेट चेंज की बात हुई है, तो क्या मैं अपने जो टाइटल देना मैं ये दे दूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मैं ये टाइटल दे सकती हूँ ना बड़ा बड़ा। तो सबसे पहला काम होता है आपको टाइटल देना,
फिर दूसरी जो बात आती है वो आती है मेन पॉइंट्स की। अब मैंने आपको पहले ही बोला था थोरोली आपको जो पूरा आपका पैसेज है उस पर से नज़र निकाल लेनी है। तो अब आपको पता लग गया, मेरी फर्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर क्लाइमेट चेंज बताया, दूसरे वाले के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया, तीसरे के अंदर थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी है ना, कि मतलब साइंटिस्ट के बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, ये सब बता दिया। और एक जगह उसके वो इम्पैक्ट्स भी बताए हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स बताए हैं। तो उस तरीके से मैंने अपने मेन पॉइंट्स और उनकी हेडिंग सोच ली, ठीक है, कि मेरी हेडिंग क्या होनी चाहिए, कि मेरे फर्स्ट वाले की हेडिंग होनी चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, दूसरी की होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज, तीसरी की होनी चाहिए इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, चौथी की होनी चाहिए हिस्ट्री। तो ऐसे करके मैंने कुछ मेन पॉइंट्स भी सोच लिए और उनकी हेडिंग्स भी सोच ली हैं। टाइटल मैंने लिख दिया यहाँ पे, दूसरा मैं एक पॉइंट डालूंगी और मैं एक हेडिंग डालूंगी क्लाइमेट चेंज। अब ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके उसके बारे में कुछ लिखूंगी, जो कि मेरी एक तो हो गई है मेरा हेडिंग, एंड देन यहाँ पे मैं कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स लिखूंगी। थर्ड पे मैं नंबरिंग और आइडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये मैंने बनाई हेडिंग अपनी क्लाइमेट चेंज, मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे दूसरी सब हेडिंग डालनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, 1.1 डालूंगी और अपना सब हेडिंग डाल दूंगी। फिर मुझे उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट लिखना है तो मैं वो लिख दूंगी, ठीक है। दूसरी मुझे एक और इसी के अंदर कोई टॉपिक याद आया कि इसके अंदर कुछ और भी बताया, मैं इसी के अंदर इंक्लूड करना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे करके डालूंगी। तीसरा पॉइंट मैं डालूंगी ऐसे। तो इस तरीके से आपको नंबरिंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आई बात हमारी एब्रीवेशंस की। एब्रीवेशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट को हम ज़्यादातर GOVT लिखते हैं, ये हो गई हमारी गवर्नमेंट की शॉर्ट फॉर्म। एनवायरनमेंट के लिए हम ENV यूज़ करते हैं, तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स है और इन्हीं को बोलते हैं एब्रीवेशंस। तो हमें अपनी नोट मेकिंग के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करना है, कुछ ऐसी कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स जिन्हें हम जानते हो पहले से, ठीक है। तो इसमें हमें एब्रीवेशंस का भी यूज़ करना होता है, और एब्रीवेशंस जो होती हैं उन्हें हमें एक बॉक्स के अंदर लिखना होता है। किसके अंदर, बॉक्स के अंदर। ऐसे हम हेडिंग डालेंगे एब्रीवेशंस और वन जो भी हमने पहले वाली यूज़ की, दूसरी तीसरी, जैसे कि मैंने अपने नोट मेकिंग में गवर्नमेंट यूज़ की, तो मैं ऐसे लिखूँगी गवर्नमेंट, और उसकी मैंने क्या यूज़ की थी, GOVT। तीसरा मैं लिखूँगी एनवायरनमेंट, और इसके लिए मैंने क्या यूज़ की थी, ENV, ठीक है। अब जैसे कि थर्ड मैंने क्लाइमेट चेंज और इसके लिए मैंने यूज़ की थी CC। तो ऐसे करके मैं एक बॉक्स के अंदर अपनी एब्रीवेशंस लिखूँगी नोट मेकिंग के एंड में। कहाँ पर, नोट मेकिंग के एंड में बॉक्स के अंदर मैं एब्रीवेशंस लिखूँगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं यहाँ पे आपको, जो मेरा पूरा ऊपर पैराग्राफ था तो उससे रिलेटेड एक पूरा एग्जांपल है ये। तो देखो, इसके अंदर मैंने पहले एक इंट्रोडक्शन दिया, क्या दिया, पहले एक इंट्रोडक्शन बताया कि इसके अंदर मुझे क्या क्या बताया गया। फिर दूसरा जो मैंने अपना हेडिंग डाली वो डाली क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के अंदर भी मैंने सब हेडिंग डाली इंक्लूड्स, कि इसके अंदर क्या क्या आता है। अब उन्हें बताने के लिए मैंने बुलेट पॉइंट्स का यूज़ किया, ठीक है। दूसरी मेरी सब हेडिंग थी क्लाइमेट चेंज के बारे में, कि साइंटिस्ट जो है क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल वार्मिंग से अलग बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने अपना बताया। फिर थर्ड मेरी हेडिंग आ गई ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की GHE। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट जो सब हेडिंग है वो ये है, फिर दूसरी, फिर थर्ड, और इसके लिए जो मेरे सब पॉइंट्स थे उनको मैंने बुलेट से यूज़ किया। फिर देन मेरी जो फोर्थ है वो है हिस्ट्री, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, ठीक है। अब देखो लास्ट में मैंने एब्रीवेशंस को कैसे बताया, एक बॉक्स के अंदर। अब मैंने GHC यूज़ किया, ये क्या था, ग्रीन हाउस गैसेज, CC क्लाइमेट चेंज, GHE ग्रीन हाउस इफेक्ट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, LVL लेवल, ATM एटमॉस्फेयर, एंड ये वाला एरो मैंने यूज़ किया इंक्रीजेस के लिए। समझ आ गया एब्रीवेशंस कैसे क्रिएट करनी है, ये आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं इनको पढ़ते आए हैं शुरू से ही। क्लियर हो गया नोट मेकिंग भी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यू रिसेंटली वॉच्ड अ फिल्म दैट मेड यू वेरी इमोशनल, राइट अबाउट इन अ डायरी एंट्री। मैंने बताया था डायरी एंट्री वगैरह इसमें आती है। देखो वैसे तो ये सब चीज़ें हम स्कूल लेवल टाइम से सीखते आ रहे हैं, हम करते आ रहे हैं 12th लेवल पे भी, लेकिन बस हमें अब थोड़ा कॉलेज लेवल पे आ चुके हैं तो हमें फॉर्मेट को थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। हम स्कूल लेवल पे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर देते थे, उनको टीचर्स इग्नोर करते थे, बट अभी ये चीज़ें इग्नोरेबल नहीं है, तो हमें थोड़ा बस फॉर्मेट का ध्यान रखना है। बाकी हमें पता है कि हमें इसमें भरना क्या है, राम कथा तो सब जानते हैं और भरना क्या है ये भी, ठीक है। तो हम
जो हमारा मेन फोकस होगा वो फॉर्मेट पे ही होगा। तो इसके अंदर हमें एक मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो आपको यही ऊपर वाला ही दिया है कि आपने रिसेंटली में कोई एक फ़िल्म देखी है जिसने आपको बहुत इमोशनल किया, तो अब इसके बारे में आपको डायरी एंट्री लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने मतलब जो एक पूरा होल सेमेस्टर आप अपने दोस्तों से, क्लासमेट से, टीचर से, किसी से भी मिले नहीं हो ड्यू टू कोविड या फिर किसी भी रीज़न से, तो अब आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स लिखनी कि आप कैसा फील कर रहे हो। ठीक है, अब ये डायरी एंट्री किसी भी टॉपिक पे आ सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि यार दीदी ने तो ये टॉपिक कराया था, इस बारे में बताया था, ये तो पता नहीं कुछ और ही आ गया, तो नहीं, ये किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। तो पहली बात है हमारी इसकी फॉर्मेट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेट से। देखो ये मेरी डायरी है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं लिखूँगी डेट लिखूँगी, सबसे ऊपर डेट लिखूँगी, आज क्या डेट है। फिर उसके बाद में ग्रीटिंग्स लिखूँगी, यानी कि डियर डायरी या फिर जो भी मुझे लिखना है, बट मैं डायरी एंट्री कर रही हूँ तो आएगा डियर डायरी। फिर उसके बाद मैं लिखती हूँ अपना इंट्रोडक्शन, कि मतलब जिस भी चीज़ के बारे में है कि मैं किस चीज़ के बारे में लिख रही हूँ, कि आज मैं कैसा फील कर रही हूँ अपने इमोशंस को लेके, या फिर मैं किसी चीज़ को लेके बार बार सोचे जा रही हूँ, आज कुछ ऐसा इवेंट हुआ है मेरे लिए पूरे दिन में कि मैं उस चीज़ को लेके बहुत सोचे जा रही हूँ, तो कुछ भी जो भी चीज़ है सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ शुरुआत के लिए मैंने एग्जाम्पल्स में दिया है, टुडे वॉज अ डे, मतलब आज कैसा दिन था, हेक्टिक दिन था, या फिर आप बोलोगे बहुत इमोशनल डे था, या फिर बहुत सैड डे था, या फिर बहुत हैप्पी डे था, कुछ भी एडजेक्टिव में आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, एज अ स्टार्टिंग। फिर दूसरा मैंने दिया आई एम फीलिंग राइट नाउ, तो यहाँ पे आपको अपना इमोशन लिखना है कि आप कैसा फील कर रहे हो इस वक्त, और वो कौन सा इवेंट था जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो। और दूसरा एक स्टार्ट लाइन दी है मैंने कि आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट, कि मैं उस चीज़ के बारे में अभी तक सोचे जा रही हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, कुछ भी, मतलब वो लिखना है। तो फिर आते हैं हम मेन बॉडी पे, तो यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्राइब कर देना है कि क्या हुआ था, किस चीज़ की वजह से आप सैड हो या किस चीज़ की वजह से आप खुश हो, आज पूरे दिन में क्या हुआ। मैं तो यहाँ पे चलो छोड़ दो, मैंने ये छोड़ दिया कि आप सैडनेस के बारे में लिख रहे हो कि किसी मूवी ने आपको इमोशनल किया। मैं बोलती हूँ आपके भाई की शादी है और आपको डायरी एंट्री लिखनी है, आप कैसा फील कर रहे हो, तो आप वो भी बताओगे ना कि आज घर में क्या हुआ, क्या फंक्शंस चल रहे हैं, क्या नहीं, तो इसमें सब कुछ आ जाना चाहिए, जो जो आप लिखना चाहते हो सब लिख दो। ठीक है, फिर जो हमारा फिफ्थ आता है वो होता है रिफ्लेक्शन या फिर कंक्लूजन। अब आपने स्टार्टिंग भी, इंट्रोडक्शन भी दे दिया, सब कुछ बता भी दिया, अब आपको एक कंक्लूजन भी तो देना है ना। तो इसके लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि ऑल इन ऑल टुडे मेड मी फील, कि मतलब जो भी था, जैसा भी आज मुझे सब चीज़ों ने मिला के ऐसा फील कराया, या फिर मैंने ये सीखा कि मैं या फिर आप ये कह सकते हो कि आई होप कि टुमारो ऐसा होगा, मतलब कोई भी आपकी एक्सपेक्टेशन या फिर कुछ भी, या फिर मैं खुश हूँ कि मैंने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया। तो ये कुछ कंक्लूजन के लिए मैंने लाइंस दी हैं यहाँ पे कि आपको कोई एंडिंग करनी है आपकी डायरी एंट्री की, तो आप किस लाइन से कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है क्लोजिंग की। अब यहाँ पे आप अपनी डायरी के लिए एंडिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले तो अब रात, अगर आप रात को लिख रहे हो, देखो ज़्यादातर लोग जो होते हैं डायरी एंट्री रात के टाइम सोने से पहले करते हैं, तो गुड नाइट। अब वहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो योर्स ट्रूली, मतलब डायरी में योर्स ट्रूली लिख सकते हो, या फिर अंटिल टुमारो, यानी कि कल तक, अपना नाम भी लिख सकते हो, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, मतलब आप यहाँ पे क्लोजिंग में। ठीक है, अपना नाम लिख के छोड़ दो, गुड नाइट डायरी लिख के छोड़ दो, या फिर योर्स ट्रूली लिख दो, अंटिल टुमारो, और सिर्फ अपना नाम लिख दो, तो ये आपकी मर्जी क्या लिखना है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले डेट मैंने लिखी 2 जन, फिर डियर डायरी। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक मूवी को देख के जो आप इमोशनल हुए थे, तो इसने स्टार्टिंग की है, मैंने जो स्टार्टिंग की है यहाँ पे, टुडे आई वॉच्ड अ फिल्म डेट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड मी इमोशनली, तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की। ठीक है, फिर इसके बाद पूरा यहाँ पे आपने टर्निंग पॉइंट बताया, पूरी मूवी में क्या हुआ ये सब बताया, आपने क्या क्या देखा सब कुछ बताया। एंड में आपने ख़त्म कहाँ पे किया कि मैं अभी भी उस चीज़ से प्रोसेस कर रही हूँ कि कैसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरी मूवी में, ये सब। और फिर आपने ख़त्म किया गुड नाइट, या फिर योर्स ट्रूली, या फिर योर्स लवेबल, कुछ भी लिखो भाई, डायरी आपकी है, आपकी मर्ज़ी, और आपको फिर अपना नाम लिख देना है। ओके, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे अनटिल टुमारो, यानी कि कल तक, क्योंकि भाई आपको डायरी एंट्री रोज़, कुछ लोग होते हैं ना जो डेली डायरी लिखते हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट है अनटिल टुमारो, यानी कि कल तक, दोबारा आके लिखूँगे सही में ठीक है।
नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का वो है एक RTI फाइल करनी है। RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे RTI का भी मैं आपको पूरा एक फॉर्मेट दे रही हूँ, तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना है। देखो मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, मेरा मेन जो फोकस है वो आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कराना और फॉर्मेट को समझाना है, ना कि क्वेश्चन रटवाना आपको। आप लोग आंसर्स नहीं रट सकते हो, वहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसीलिए आपका खुद का जो मेन फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट को समझने पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये था कि आप एक स्टूडेंट हो और आपने अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप जीती है। पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ, जो आपका फंड है स्कॉलरशिप का वो आपको मिला नहीं है, तो अब आपको एक RTI फाइल करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले वही हम RTI का फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर्स डिटेल। देखो RTI किसको फाइल करनी है, आपको फाइल करनी है, ठीक है ना। आप लिखना चाहते हो RTI को, तो सेंडर कौन हुआ, आप हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, और अगर आपकी कोई ईमेल ID एड्रेस वगैरह है तो वो सब कुछ, ठीक है। फिर दूसरा सेकंड नंबर पे आप लिखोगे डेट, आप वो RTI किस दिन फाइल कर रहे हो तो उसकी डेट आएगी। थर्ड आएगा अब रिसिपिएंट डिटेल, यानी कि किसको लिख रहे, तो RTI किसको लिखी जाती है, पब्लिक अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन, इनको लिखी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इनको लिखी है आपने PIO को। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि किस डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, एड्रेस क्या है उस डिपार्टमेंट का वो लिखोगे। तो यहाँ पे हो गई रिसिपिएंट डिटेल। फोर्थ आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, अगर आप RTI लिख रहे हो तो इस सब्जेक्ट को रट लो, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपकी बात से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे, जो कि आपका राइट है कि आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये आपका अधिकार है और आप अपने इस अधिकार को यूज़ कर रहे हो। फिर इसके बाद आता है बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। अब RTI फाइल करनी है तो ये तो बताओगे ना कि क्यों कैसे क्या। तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर या मैम, अपना नाम लिखोगे, सिटीजन ऑफ इंडिया हियर बाय रिक्वेस्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैं आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ अपने राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन के तहत, ठीक है। फिर आप उनसे डिटेल्स देनी है आपको, जो भी आपको मतलब आपको जो भी डिटेल्स उनसे चाहिए आप वो लिखोगे कि प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स इससे रिलेटेड, ठीक है ना, या फिर प्लीज़ स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट्स यू आर रिक्वेस्टिंग। फिर आप एक अपना क्लैरिफिकेशन दोगे। देन अगर कोई एडिशनल डिटेल आपको लिखनी है कि आई वुड प्रिफर द इन्फॉर्मेशन, कि जो भी आपकी ये इन्फॉर्मेशन वो आपको देंगे। आपने RTI फाइल की है फंड से रिलेटेड, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना। तो आपको चाहिए कि आपको कोई या तो हैंड रिटन या फिर कोई सॉफ्ट कॉपी मिले उससे रिलेटेड, कि ताकि आपको पता चले कि उन लोगों ने क्या रिस्पॉन्स लिया है या कुछ भी उस चीज़ की जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपको उसकी कुछ हार्ड कॉपी या कुछ भी प्रोवाइड हो। तो आप यहाँ पे कर रहे हो कि आई वुड प्रिफर द इन्फॉर्मेशन इन हार्ड कॉपी या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। फिर दूसरा आप ये भी डाल सकते हो कि RTI रिक्वेस्ट करने के लिए जो भी फीस है आप मुझे वो बता दो, मैं उसे पे करने के लिए भी इच्छुक हूँ। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सेंडर डिटेल्स में नाम मैंने डाला आशु श्रीवास्तव, और एड्रेस मैंने यहाँ पे देखो मैंने एज ए एग्जाम्पल एड्रेस लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कनॉट प्लेस की स्पेलिंग भी गलत हो गई है, कोई बात नहीं। तो एड्रेस मैंने ये डाल दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर डाला मैंने, ईमेल एड्रेस भी डाला, देखो helloguys@gmail.com, ओके। देन मैंने डेट डाला। फिर रिसिपेंट एड्रेस मैंने आपको बताया था सेम, टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। देखो अब यहाँ पे मैंने ये लिखी है अपने कॉलेज को, मैंने एग्जाम्पल में अभी आपको बताया ना कि कॉलेज में स्कॉलरशिप जीती थी और आपको फंड नहीं मिला, तो आप RTI फाइल कर रहे हो, तो ये किसको फाइल कर रहे हो, कॉलेज वालों को। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी डाल दिया और एड्रेस में दिल्ली डाल दिया। सब्जेक्ट वही सेम है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कॉलरशिप अवार्ड अंडर RTI एक्ट दिस। देन फिर आपने स्टार्ट किया रिस्पेक्टेड सर या मैम, फिर आप अपना नेम लिखोगे, कॉलेज स्टूडेंट जो भी आप जिस भी ईयर के स्टूडेंट हो वो लिखोगे, अपना कॉलेज का नाम लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लिखोगे। अब आपको चाहिए क्या क्या, मतलब आप उनसे क्या पूछना चाहते हो, आप पूछना चाहते हो कि पहले हमें स्पेसिफिक रीज़न बताओ कि डिले क्यों हुआ है। फिर दूसरा टाइमलाइन आप पूछ रहे हो कि कब तक आप उसको हमारे फंड को डिस्बर्स्ड कर दोगे। तीसरा आपने जो बोला है कि अगर कोई भी एडिशनल प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ है कंप्लीट करने के लिए तो वो भी बताई जाए, ठीक है।
फिर आपने बोला कि मतलब कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि अगर वो आपको मतलब टाइमलाइन के अंदर कोई आपकी जो फंड है उसको डिस्बर्स्ड कर देते हैं या फिर आपको कोई रिस्पॉन्स देते हैं, तो देन फिर आप वहाँ पे फिर से इनके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो और आप इन्हें बोल रहे हो कि अगर कोई प्रोसेसिंग फ़ीस है तो आप मुझे कृपया बताइए। मैंने सेम चीज़ें आपको पूरे फॉर्मेट में बताई। फिर देन आपका फेथफुली और सिग्नेचर यहाँ पे और फिर आपका नाम जो कि मैंने आशु श्रीवास्तव डाला है। क्लियर हो गया पूरा फॉर्मेट, कुछ भी नहीं करना। एक बार रिपीट कर देते हैं। नॉर्मल जो हम लेटर लिखते आए हैं स्टार्टिंग से सेम फॉर्मेट है। सेंडर का एड्रेस यानी कि आपका, डेट डालनी है, रिसिपिएंट एड्रेस रट लेना है, जो भी वो क्वेश्चन पेपर में देते हैं कॉलेज को लेकर या फिर किसी और ऑफिस वगैरह कुछ भी देते हैं उन्हीं का नाम और एड्रेस कुछ भी डाल देना है, ठीक है। सब्जेक्ट रट लेना है। बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ पर ये सीधा रट लेनी है। डिटेल्स आपको जो भी करनी है, आप चाहो तो ये दोनों लाइनें सीधे सीधे लिख सकते हो और यहाँ पे सिर्फ अपना डिटेल मेंशन कर सकते हो और कुछ भी। क्लैरिफिकेशन आप ये भी सीधा कर सकते हो। एडिशनल डिटेल डालकर आप यहाँ भी सीधा सीधा डाल सकते हो। कुछ नहीं करना, फॉर्मेट रट लेना है और पेपर देने बैठ जाना। अगर RTI आता है तो मार्क्स नहीं कटेंगे। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो यार, अभी हम लोग बड़े हो चुके हैं, ठीक है ना, हम ग्रेजुएट होने वाले हैं। मतलब आप में से कुछ तो जॉब के लिए अप्लाई करना भी चाह रहे होंगे क्योंकि आप 12th पास हो चुके हो। कुछ लोग चाहते हैं 12th के बाद जॉब करना। तो एक CV नाम की चीज़ आती है जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ती होगी शायद। अगर आप किसी कंपनी वगैरह में अप्लाई करते हैं तो वो हर जगह वहाँ पे आपसे CV मांगते हैं। CV मतलब CV की फुल फॉर्म करिकुलम वाइटे। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कहाँ से पढ़े हो, कितने मार्क्स आए हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, सब कुछ। तो आप एक पूरे पेपर पे लिख के उसे उतार देते हो ताकि जिस भी बंदे को आप वो दो वो उसे पढ़कर समझ जाए कि आप कैसे हो, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, स्किल्स है कि वो बंदा आपको अपनी जॉब पे रखे कि नहीं रखे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, राइट अ CV। देखो आपको एक CV लिखना है कवरिंग लेटर के साथ, जिसमें कि एक एडवर्टीजमेंट है कि कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है या फिर मतलब IIM अहमदाबाद में कोई लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है समर के लिए और उसमें कुछ लिमिटेड सीट्स हैं और उसमें आपको अपने लिए बताना है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है और आप बेस्ट हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको CV लिखना है, कवरिंग लेटर लिखना है। तो सबसे पहले हम CV का फॉर्मेट देख लेते हैं। मैंने अभी बताया फॉर्मेट मस्ट है, तो फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले आप दोगे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना लिंक्डइन पोर्टफोलियो कुछ भी हो। अगर मतलब जैसे कि होता है ना लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना लेते हैं या फिर पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तो जो भी है पूरा दे देना है। दूसरा, फिर आपको अपने करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है, यानी कि इसके अंदर आपको पूरी तरीके से ये हाईलाइट करना है कि आपके गोल्स क्या और आप क्या चाहते हो। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक लाइन यहाँ पे ली भी है कि अ हाईली मोटिवेटेड ग्रेजुएट सीकिंग अ चैलेंजिंग पोजीशन। यहाँ पर आप उनकी कंपनी को हाईलाइट कर सकते हो जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो कि मतलब मैं एक मोटिवेटेड पर्सन हूँ जो एक चैलेंजिंग पोजीशन चाहता हूँ आपकी कंपनी में और अपने स्किल्स को और अपना टैलेंट जो वो दिखाना चाहता हूँ और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस करना चाहता हूँ, यानी कि उसे कामयाबियों पर ले जाना चाहता हूँ। तो ये एक सिंपल सी लाइन मैंने एग्जाम्पल के लिए दी। तीसरा, यहाँ पे आ जाती है बात एजुकेशन। देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा। और उसमें भी आप क्या क्या बताएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपने किस साल में कंप्लीट किया, आपके मेन सब्जेक्ट्स क्या थे और आपके मार्क्स कितने आए। देखो मार्क्स अगर अच्छे हैं तो उन्हें आप दिखा सकते हो, बट अगर मार्क्स थोड़े कम है और अच्छे नहीं हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उन्हें ना बताओ, ठीक है, कि उन्हें शो मत करो कि मेरे मार्क्स कम थे। तो ये एक तरीका होता है। बाद में आते हैं अब हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में। देखो कहीं भी काम करने जाते हो तो हर कोई आपकी एक वर्क हिस्ट्री लेता है। आप फ्रेशर हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट अब आप फ्रेशर नहीं हो, आप कहीं किसी कंपनी में काम करके आ चुके हो, तो अब आपको अपनी वर्क हिस्ट्री देनी होगी, आपको अपना एक्सपीरियंस बताना होगा कि आप किस कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी कहाँ पे थी, आपने कब से लेकर कब तक काम किया, आप क्या काम करते थे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपकी। तो ऐसे और ये से आप हर कंपनी के लिए बताना। अगर आप ऐसे हो कि मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच किया है फिर तीसरे में स्विच कर रहे हो, तो आप उस तीसरी कंपनी को अपनी उन दोनों कंपनियों के बारे में बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात आ जाती है। उसके बाद बात आती है हमारी स्किल्स की। अब स्किल्स क्या है
कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स और जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो दोनों आपकी, मतलब वो आपको बताओगे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है नहीं आता है, जो भी कुछ आपको आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, उसके अलावा कुछ और आता हो वो भी बताओगे। सॉफ्ट स्किल्स में आप अपनी कम्युनिकेशन, टीम वर्क और ये सब बताओगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सर्टिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग की। अगर आपने के पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई ट्रेनिंग कोर्स किया तो आप वो बताओगे। देन अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर चुके हो किसी कंपनी में, या स्कूल टाइम पे आपने कोई बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई भी प्रोजेक्ट किया है, या स्टेट लेवल पे भी किया है, तो आप वो भी बता सकते हो। आपकी अचीवमेंट्स क्या, अगर आपने कभी टॉप किया या किसी भी चीज़ में आपको कुछ अचीव किया आपने, तो आप यहाँ पे वो बताओगे। देन आप अपनी लैंग्वेजेस बताओगे कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। कई लोग होते हैं जो मल्टी लिंग्विस्टिक होते हैं, यानी कि उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप यहाँ पर वो भी बता सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है रेफरेंस। अगर आपको किसी, मतलब किसी ने आपको रेफ़र किया है कि हाँ वो कंपनी अच्छी है, या तो आप यहाँ पे उसके बारे में बता सकते हो कि इसने बोला है, इसकी रिक्वेस्ट पे मैं भेज रहा हूँ, या कुछ भी। और ये इतना मस्ट नहीं है रेफरेंस, तो इस पॉइंट को आप काट भी सकते हो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल में सबसे पहले उन्होंने हमसे कवरिंग लेटर मांगा था। कवरिंग लेटर क्या होता है, आपने अपना सीवी लगाया, सीवी से पहले आपने एक लेटर लगाया जिसमें आप बता रहे हो कि मैं कौन हूँ, और मैं ये मतलब कि मैं इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना चाहता हूँ, या मैं इसके लिए इतना परफेक्ट बंदा हूँ कि मेरे अलावा तो और कोई इस जॉब को कर ही नहीं सकता। तो वो जो लेटर होता है उसको, वो होता है कवरिंग लेटर। तो इसके लिए भी कुछ नहीं, जो नॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, आपका नाम, एड्रेस, ये सब, यानी कि सेंडर्स की इन्फॉर्मेशन जो भेज रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद डेट लिखोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद रिसिपिएंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे मैं आईआईएम अहमदाबाद के लिए लिख रही हूँ, तो हायरिंग मैनेजर, समर ट्रेनिंग प्रोग्राम, आईआईएम अहमदाबाद, और एड्रेस। सब्जेक्ट मेरा है एप्लीकेशन फॉर समर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। देन फिर उसके बाद आप वही सल्यूटेशन डालोगे, डियर सर या मैम। फिर आपने स्टार्टिंग किया, मतलब कि आप इसके लिए क्यों अच्छे हो, क्यों नहीं हो, आप करंटली क्या परस्यू कर रहे हो, किस कॉलेज से कर रहे हो, आपके अंदर क्या क्या बेस्ट है, आप क्या कर चुके हो, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर चुके हो। एंड में आप ख़त्म करने से पहले ये भी बताओगे कि मैं अपना सीवी जो है इसमें अपडेट कर रहा हूँ और आप इसे देख सकते हो, और थैंक यू फॉर योर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, ठीक है। फिर आप एंड में योर सिंसियर और अपना सिग्नेचर वगैरह, नाम वगैरह जो भी है वो भी डाल दोगे। फिर आपने इसमें अपना करिकुलम डाला, वही आपने पूरा अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाला, एक करियर ऑब्जेक्टिव डाला। देखो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे डाला है ये करियर ऑब्जेक्टिव, और एक ऊपर फॉर्मेट के अंदर है। तो इन दोनों में से कोई भी एक अगर सीवी आता है तो आप इन दोनों में कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात आ जाते हैं एजुकेशन पे। देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जैसे मास्टर्स की है, मैंने एमबीए डाला, तो कहाँ से किया, अभी इसमें प्रेजेंट दिखाया है, तो कि मतलब अभी चल रही है। मेजर क्या सब्जेक्ट था, सीजीपीए कितनी रही, या फिर कुछ भी, अगर आप एमबीए से पहले आप कोई डिग्री कोर्स कर चुके, बीएससी वगैरह, तो आप उसे नीचे बताओगे। फिर उसके बाद आप अपने स्कूल के बारे में बताओगे, तो ऐसे सीरियल वाइज चलोगे, ठीक है। देन फिर आप अपनी स्किल्स वगैरह बताओगे कि आप में क्या क्या स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल स्किल्स, सब कुछ बता दोगे जो भी है। फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने कभी मतलब पार्टिसिपेट किया हो स्कूल लेवल में या फिर कॉलेज लेवल में, तो यहाँ पे देखो जैसे कि प्रेसिडेंट रहे हो स्टूडेंट काउंसिल के। मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ यार, आप एग्जाम में कुछ भी लिख सकते हो, आपको कोई पूछने नहीं आ रहा कि आप कब रहे हो भाई साहब प्रेसिडेंट, हमने तो कभी नहीं देखा, तो ऐसा कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा। आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अपने आंसर को कैसे इतना बड़ा चढ़ा के सुंदर दिखाना है कि भाई साहब हमने तो सब कुछ ही डाल दिया सीवी में, तो बस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आप अपनी अचीवमेंट्स भी लिखोगे, ये क्या क्या अचीव किया। तो वो हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, यू आर एन अकम्प्लिश्ड स्पोर्ट्स पर्सन। देखो फिर से यार लेटर आ रहा है, मैं लेटर का फॉर्मेट 1000 बार दे चुकी हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ। लेटर का कुछ नहीं होता है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस होता है, फिर डेट होती है, फिर उसके बाद रिसिपिएंट एड्रेस होता है, फिर आप अपना एक सब्जेक्ट लिखते हो, और सब्जेक्ट जो होता है ज़्यादातर वो आप क्वेश्चन में से ढूंढते हो कि किस चीज़ से रिलेटेड हमें लेटर लिखना है, तो वही एक लाइन आपकी सब्जेक्ट बन जाती है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर देखो, इसके अंदर है कि आप एक न्यू मेंबर को लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तो इसने सीधा वही का वही सब्जेक्ट डाल दिया, वेलकम टू द टीम, गाइडेंस फॉर सक्सेस, ओके। फिर यहाँ पे आप डियर वगैरह जो भी लिखते हो, सैल्यूटेशन, या फिर आपको देना होता है,
देन उसके बाद आप अपना एक इंट्रोडक्शन देते हो लेटर में, फिर आप पूरा मेन बॉडी लिखते हो। फिर उसके बाद आप इसको कंप्लीट करते हो अपने लेटर को, यहाँ पर जो भी करते हो। देन फिर बेस्ट रिगार्ड्स या नेम वगैरह जो भी आप सिग्नेचर वगैरह करते हो वो सब। मैं फिर से एक फॉर्मेट यहाँ पे नीचे डाल रही हूँ। ऊपर आपका एग्जाम्पल था, यहाँ पे सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गई। डेट देखो किस फॉर्मेट में लिखनी है, इस फॉर्मेट में डेट लिखनी है, या फिर आप लिखोगे 2 जनवरी 2025, या तो इस फॉर्मेट में या फिर इस फॉर्मेट में। ठीक है, ये 2 फॉर्मेट यूज़ करने। और इंग्लिश में आप जब कुछ लिखते हो ना, आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं कर सकते हो यार। देखो ये वाला होता है ना, ये 1, ये वाला, ये फॉर्मेट नहीं चल पाएगा। ठीक है ना, डेट लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, या तो ये वाला या फिर जो मैंने अभी बताया था वो वाला। उसके बाद आप डालते हो रिसिपिएंट एड्रेस, जो भी जिसको आप लिख रहे हो। ठीक है ना, उनका नाम, उनका टाइटल, वो कंपनी में क्या है, या फिर उस कंपनी का नाम और उसका एड्रेस जो भी है। फिर उसके बाद आप सैल्यूटेशन डालते हो या फिर ग्रीटिंग डालते हो। अब इसमें आप डियर मिस्टर स्मिथ, डियर डॉक्टर, जो भी है, डियर सर या मैम, या फिर रेस्पेक्टेड सर या मैम, कुछ भी लिख सकते हो। देन फिर आप स्टार्ट करते हो बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो। देन इसके लिए आप लिख सकते हो आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, या फिर आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। देन फिर उसके बाद आप एक मेन कंटेंट, अपनी जो भी पूरे लेटर में आपको मेन लिखना है, किस चीज़ से रिलेटेड लेटर लिख रहे हो, सारी अपनी बकवास फेल दो, डाल दो। कम से कम 10 से 10 लाइनें मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक पूरा कंक्लूजन डालोगे एंड में, और इसमें आप ये भी लिख सकते हो आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, या फिर थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। इसे ख़त्म करने के लिए आप एंड में कंक्लूजन कुछ भी डालो। मेन पॉइंट्स डालने होते हैं अपने, समराइज कर दो कि आपने लेटर में लिखा क्या, और देन ख़त्म कर दो। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ यहाँ पर। आप योर्स सिंसियरली लिख सकते हो, योर्स फेथफुली लिख सकते हो, बेस्ट रिगार्ड्स लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब लिख सकते हो। देन फिर आप सिग्नेचर करोगे और अपना नाम लिखोगे। उसके बाद ये इनक्लोजर है, यानी कि अगर आपसे कोई सीवी वगैरह या फिर कुछ भी अगर आपको लगाना है तो लगाओ, वरना मत लगाओ। अगर आपसे मांगा है, जैसे पहले वाले के अंदर आपसे मांगा था कि सीवी अटैच करना है आपको एक कवरिंग लेटर के साथ, तो लेटर आपने लिखा, फिर देन उसके बाद आपने एक सीवी अटैच किया। समझ गए? तो इनक्लोजर्स वही होते हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यू रीड एन इंस्पिरेशनल बुक जिसने आपको बहुत अफेक्ट किया, और उसके ऊपर आपको ब्लॉग लिखना है। यहाँ पे भी एक ब्लॉग लिखना है आपको कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, उससे रिलेटेड प्लान बना रहे हो, उसके ऊपर ब्लॉग लिखो। यहाँ पे आप फिर से एक ब्लॉग लिखना है आपको कि आपका कॉलेज ने कोई रिसेंटली कोई फोक म्यूज़िक फेस्टिवल वो किया है, अरेंज किया, तो उससे रिलेटेड आपको ब्लॉग पोस्ट डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉग की बात चल रही है इस वक्त। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लॉग राइटिंग का फॉर्मेट। अच्छा, ब्लॉग होता क्या है? ब्लॉग होता है यार, आप जो भी फील करते हो या कुछ भी, आप उसको लिखना। किसी भी चीज़ को एक तरीके से डायरी एंट्री टाइप मान लो, लेटर टाइप मान लो, कि आप जो भी फील कर रहे हो या फिर कुछ भी हो रहा है या कुछ नहीं, तो उसको आपने लिख दिया, तो वो ब्लॉग हो गया। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपने फॉर्मेट को। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा बड़ा टाइटल डालना है। क्या डालना है? टाइटल। स्टार्ट करने से पहले ही बड़ा सा लंबा चौड़ा टाइटल डालना है आपको, एक कैपिटल लेटर्स में। जैसे कि देखो, मैंने कोई एक इंस्पिरेशनल बुक पढ़ी, तब इससे रिलेटेड टाइटल में क्या डाल सकती हूँ? मैं डाल सकती हूँ द पावर ऑफ माइंड सेट, हाउ चेंजिंग माई पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ। कितना भारी भरकम दिख रहा है ना ये? तो एक टाइटल डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा इंट्रोडक्शन देना है। अब वो अच्छा खासा होना चाहिए कि आपने उस बुक के बारे में क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, मतलब उस बुक ने आपको कैसे अफेक्ट किया, कैसे नहीं किया, वो सब कुछ। अब यहाँ पर बात बुक की ही नहीं चल रही। अगर आप, मैंने जैसे कि दूसरा आपको बताया था वो न्यू ईयर प्लान वाले बारे में, तो आप उसमें बताओगे कि न्यू ईयर्स में आप क्या क्या वो सोच रहे हो, मतलब कि सब कुछ बता दोगे। न्यू ईयर कैसा होना चाहिए, आप कैसे मनाना चाहते हो दोस्तों के साथ, क्या प्लान करना चाहते हो। फिर बात आ जाती है मेन पॉइंट। इसमें आपने हेडिंग्स डिसाइड कर लेनी है। जैसे कि मेरी बुक ने मेरी ज़िंदगी पे क्या असर डाला, इसमें बात चल रही है बुक की, कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, तो उसने मेरी ज़िंदगी पे क्या असर डाला, मैं उन्हें एक एक करके बात चेक कर रही हूँ अब। ठीक है, तो जैसे कि मेरी बुक ने मेरा माइंड ट्रांसफॉर्म किया, तो कैसे किया? तो मेरा फर्स्ट टॉपिक ये हो गया माइंड ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा हो गया कि मैं कभी, मतलब मेरी सोचने की क्षमता ही बदल गई,
तो दूसरी हेडिंग मैंने डाल दी शिफ्टिंग माई पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, कि मेरी ज़िंदगी को जीने का पूरा तरीका ही बदल गया। तीसरा फिर मैंने एक डाला अपना इम्पोर्टेंस ऑफ डेली एक्शन क्या है। तो मतलब ऐसे तरीके से आप कुछ भी डाल सकते हैं ब्लॉग के अंदर। अब ज़रूरी नहीं आपको 3-3 सब हेडिंग डालनी है, 2 डाल दो। नहीं है आपको हेडिंग्स डालने का मन, कोई बात नहीं, आप एक पैराग्राफ लिख लो, उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड कर दो। मेन जो आपका पैराग्राफ होगा बीच में, उसके अंदर कुछ भी भरो। फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन इन द एंड। अब आपको ख़त्म करना है, तो आप यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखोगे। और जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बुक की बात कर रही हूँ, तो इन द एंड लेसन्स जो है बुक के, उसने आपको कैसे इम्पैक्ट किया आपकी लाइफ को, या जो भी आपने लिख दिया। फिर आपके लिए एक ऑप्शनल है कि आप ऑथर की बायोग्राफी डाल सकते हो, उसका नाम डाल सकते हो, कुछ भी आप डाल सकते हो। फिर देन एग्जांपल के लिए मैंने वही बुक वाला ले लिया कि हाउ, कोई भी बुक का नाम डाल सकते हो, चेंज्ड माई लाइफ एंड हेल्प मी एम्ब्रेस फेलियर। तो ये मैंने टाइटल डाला। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन डाला, ठीक है। फिर उसके बाद मेन पॉइंट में मैंने यहाँ पे कुछ सब हेडिंग्स डालनी शुरू कर दी, एज अ स्टेपिंग स्टोन वगैरह। फिर इसके बारे में लिखा, फिर मेरी दूसरी सब हेडिंग, फिर मेरी तीसरी सब हेडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कंक्लूजन डाला। फिर कॉल टू एक्शन भी डाल सकते हो आप ये, ठीक है ना। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है आप सामने वाले बंदे से उनका रिव्यूज़ मांग रहे हो, उनके थॉट्स पूछ रहे हो कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। ब्लॉग्स क्या होते हैं, देखो आपने किसी भी चीज़ को कहीं लिखा और उसे, मतलब मैंने एक कुछ लिखा और उसे पब्लिश कर दिया, या फिर किसी को पढ़ने को दिया और मैं उनसे उसका रिव्यू मांग रही हूँ उस चीज़ के बारे में कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन का मतलब ये, आपने कुछ लिखा, उसे पब्लिक किया और सामने वाले से अब आप पूछ रहे हो आपको क्या लगता है इसके बारे में। तो कॉल टू एक्शन वही है। देन इसी का सेकंड पार्ट है हमारा, क्वारंटाइन हो गए हो लॉकडाउन के टाइम पे और आपको एक फेसबुक पोस्ट लिखना है। तो एक ग्रेटिट्यूड पोस्ट है भाई साहब, सीधी सीधी, कि भाई मैं तो क्वारंटीन में था, मेरे दोस्तों ने, सखे सहेलों ने मेरा साथ दिया, और तो कोई मेरी ज़िंदगी में था ही नहीं। तो ग्रेटिट्यूड पोस्ट, और आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो वो लिख दो। अब फेसबुक पोस्ट है तो मैंने कुछ इमोजीज भी यूज़ कर दिया आप लोगों के लिए, मज़ा आता है ना देख के। जो भी था आपने अपने फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3 सबको डिस्क्राइब कर दिया, किसने आपकी किस तरीके से हेल्प की। भाई इसने मुझे ब्रेकफास्ट बना कर दिया, ये मेरे लिए खाना भिजवाती थी, या ये मेरे साथ मुझे कभी कभी मुझे बाहर से मिलने आते थे, या कुछ भी, या फिर मुझे फ़नी मेरे से रोज़ बातें करते थे फ़ोन करके। तो कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एंड में ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ पे थैंक यू डाला और कुछ हैशटैग्स डाले। फेसबुक पोस्ट पर यहाँ मेन देने वाली बात है कि आपने कुछ हैशटैग्स बनाकर डाले, ठीक है। बस फेसबुक पोस्ट का आपका एक यही फॉर्मेट था और कुछ भी फॉर्मेट नहीं है। अब बात आती है आपकी डायलॉग राइटिंग की। किसकी बात आती है, डायलॉग राइटिंग की। डायलॉग राइटिंग किसी के बीच में भी आ सकते हैं, 2 मम्मियों के बीच में यहाँ पे दी हुई है, इसके अलावा ट्रैवल एजेंट और कस्टमर के बीच में दी हुई है, या फिर यहाँ पे आपके और कुछ बच्चों के बीच की डायलॉग्स की बात चल रही है। तो डायलॉग राइटिंग किसी के भी बीच की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसका भी कोई एक फॉर्मेट होगा। तो ये कुछ नहीं होता, 2 या 3 लोगों के बीच की बात होती है। तो यहाँ पर आपको बता देना है किस किस के बीच में बात चल रही है, नाम से आपको उनको बताना है। देखो डायलॉग राइटिंग के लिए उसने आपको 2 लोग दे दिए, अब आपके लिए अच्छा होगा कि आप उनको कुछ नाम दे दो, क्योंकि फिर आपको दिमाग में सोचने में आसानी होगी। फिर आप सोच सकते हो कि मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है, हम दोनों इस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगर जैसे मम्मी वाला टॉपिक है, सोचो मेरी मम्मी और मेरी फ्रेंड की मम्मी है, वो हमारे बारे में क्या बात कर सकती हैं, ठीक है। तो एक को ये अपनी मम्मी का नाम दे दिया, एक को अपनी फ्रेंड की मम्मी का नाम दे दिया, तो आपको आसानी हो जाती है नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है कैसे डायलॉग राइटिंग करते हैं। डायलॉग राइटिंग का कोई भी फॉर्मेट नहीं है, जो आपके दिमाग में आता है कि हम एक दूसरे से क्या बात कर सकते हैं, सब चेप दो। नेक्स्ट आता है ट्वीट। अब यार ट्वीट का मुझे नहीं लगा कि शायद ही कोई फॉर्मेट होता होगा, लेकिन यहाँ पर बात चल रही थी स्टडी प्लान से रिलेटेड। तो पहले आपने बताया कि स्टडी का क्या मतलब, एक स्टडी शेड्यूल होने का क्या मतलब होता है, क्यों ज़रूरी है क्यों नहीं है, ये सब बताया। देन फिर आपने अपना पूरा शेड्यूल दे दिया कि आप 5 बजे से क्या करोगे, फिर 5:20, 5:40 ऐसे आप करके आपने अपना पूरा एक शेड्यूल डिवाइड करके यहाँ पे दे दिया, डन। तो मेरे ख्याल से इसका भी कोई फॉर्मेट नहीं था। ट्विटर, ये ट्वीट जो था ये नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में करते ही हैं कि हम किसी न किसी चीज़, मतलब अपना टाइम टेबल बनाया या फिर कुछ भी, किसी अपने फ्रेंड को मैसेज डाला, या तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। और अगर हम ट्वीट नहीं भी लिखते हैं तो मुझे
यकीन है आप में से कुछ लोग ट्विटर पे ज़रूर होंगे और दूसरे लोगों के ट्वीट तो पढ़े ही होंगे, है ना। तो अकल का यूज़ करना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे एक ये जो क्वेश्चन होते हैं ना थोड़े ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो वापस आते हैं। लाइक आपको एक रिव्यू लिखना है किसी भी मूवी के ऊपर। तो देखो यार, ये जो रिव्यू लिखने लायक चीज़ें होती हैं कि कोई मूवी, कोई बुक या फिर कहीं गए थे, किसी चीज़ पे रिव्यू लिखना है। तो देखो, सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना है कि आपने रिसेंटली में कोई वो मूवी वगैरह देखी है, मूवी का नाम बताया और वो कैसी थी, कैसी नहीं थी, वो कितनी लंबी चली, आपको कहाँ कहाँ पर क्या पसंद आया, शुरुआत में क्या पसंद आया, बीच में क्या अच्छा लगा, हो सकता है आपको कोई उसका एंडिंग पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। तो आपने, हर किसी ने अपने जीवन में यार, अपनी ज़िंदगी में 2-4, मैं तो कहती हूँ ज़्यादा ही मूवीज़ देखी होगी। कोई तो ऐसी मूवी होगी जिसको आपको रटी पड़ी होगी, नाम भी पता होगा, एक्टर्स के नेम भी पता होंगे, सब कुछ पता होगा। चैप दो स्टोरी कि मुझे इस मूवी में ये अच्छा लगा, मुझे उसमें ये अच्छा लगा, ये बात मुझे उसकी बुरी लगी, और ये ऐसी थी। थोड़ा सा क्रिटिक्स भी कर सकते हो, यानी कि क्रिटिसाइज कर सकते हो कि इस चीज़ में इसको ये बेटर कर सकते थे, या जो भी था। आप इस पूरी मूवी, जो भी आपको बेस्ट मूवी आपको याद हो ना, वो पूरी लिख देना, ठीक है। तो उसका पूरा रिव्यू दे देना। आजकल के टाइम पे तो वैसे भी हम लोग बहुत अच्छे हैं क्रिटिसाइज़ करने में और रिव्यू देने में, बिना पूछे भी दे देते हैं। अरे यार, इसके तो ये अच्छा नहीं लग रही ना ड्रेस, अगर इसको ऐसे करती तो ज़्यादा अच्छी लगती। तो वही काम आपको राइटिंग में करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिव्यू राइटिंग। इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। इसका भी कोई फॉर्मेट नहीं था, इस वजह से मैं नहीं दे पाई, क्योंकि यार इस चीज़ का कोई फॉर्मेट नहीं होता। ये हमारी डेली लाइफ बेस्ड चीज़ें हैं। हम मूवी देखते हैं और कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उस पर, वो हम पे मैटर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरव्यू इंटरव्यू है एक रिपोर्टर और एक फिल्म स्टार के बीच में। बडिंग फिल्म स्टार यानी कि उभरता हुआ एक अदाकार, फिल्म स्टार, ठीक है। तो जब बात आती है ऐसी वही इंटरव्यू, तो फिर से वही फ्रेंड्स लो, वही डायलॉग राइटिंग बात आ जाती है। जब आप किसी से इंटरव्यू लेते हो ना, तो जो रिपोर्टर होता है उसका मैक्सिमम काम होता है आपसे क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो एज अ रिपोर्टर काम करना है आपको। क्या करना है, पहले आप उसको ग्रीट करोगे कि आइए, आपका वेलकम है, हम आपके साथ काम करने के लिए कब से तरस रहे थे, आप मतलब कितने अच्छे हो, ये वो, बस ये सब शुरू कर देना है। फिर उसका रिस्पॉन्स भी देखना है। फिर रिपोर्टर को अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से की, आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फेज़ क्या था, आपने स्ट्रगल फेज़ में किस किस ने साथ दिया, आपकी फ़र्स्ट मूवी क्या थी। ये फिल्म स्टार के बारे में बात हो गई। हो सकता है आपको इंटरव्यू किसी और का भी लेना हो, किसी बच्चे का भी लेना पड़ सकता है कि ये बच्चा जो है अभी के अभी यार चाइल्ड लेबर से बाहर निकला है, इसका इंटरव्यू लेना है। तो पूछो उससे, पहले उससे ग्रीट करो, ठीक है। दूसरा उससे पूछो कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो वहाँ से निकलने के बाद, वहाँ पे आपके साथ क्या क्या होता था, आपको क्या खाने को दिया जाता था, आपके साथ कैसा बिहेवियर होता था, कोई फ्रेंड्स थे नहीं थे, आपकी मेडिकल फैसिलिटी का क्या था। अब वो तो दिमाग लगाना है भाई, 10 क्वेश्चन कुछ भी पूछ लो। अब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो 4 पेज से नीचे तो आंसर लिखोगे नहीं ग्रेजुएशन लेवल पे। तो कोई भी 7-8-10 क्वेश्चन छोटे छोटे कुछ भी पूछो, 5-5 6-6 लाइन के कुछ भी भर दो। तो देखो, यहाँ पे एक मैंने नॉर्मल सा फॉर्मेट दिया है, एक रिपोर्टर और किसी इंटरव्यू के बीच का क्वेश्चन हो। तो ओपनिंग क्वेश्चन में यही थैंक यू जॉइनिंग अस करने के लिए, तो पूरा एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं किया आपने, हर बार उससे क्वेश्चन ही पूछा है, ठीक है, कि अपने करंट प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब। नेक्स्ट आता है हमारा एक FIR, कि आपके पड़ोस में अभी कोई चोरी हुई है और आपको उससे रिलेटेड FIR दर्ज करानी है, ठीक है। FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जाती है वही होती है फर्स्ट FIR। अब इसका भी एक पूरा फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिया है। पहले डेट, टाइम और प्लेस, ठीक है। फिर कंप्लेंट डिटेल्स लिखोगे, यानी कि आपका नाम और एड्रेस वगैरह जो भी दे रहे हो आप, कि इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन है, फिर किसके बारे में दे रहे हो और कैसे, मतलब वो कैसा दिखता है कैसा नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन दोगे उस पर्सन के बारे में कि वो कैसा था, आप उसे जानते थे नहीं जानते थे, जिसके भी बारे में आप दे रहे हो, यानी कि अक्यूज्ड डिटेल्स, जिस पे आपको शक है या जिसने चोरी की, मेरे एग्जाम्पल के लिए, या कोई भी, ठीक है। फिर देन आप उसका एड्रेस दोगे और फिर आप इंसिडेंट डिटेल देना शुरू कर दोगे। देखो, यहाँ पे पूरा एक FIR का मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मेट को पूरा का पूरा देख लेना है, ध्यान से याद कर लेना है। अगर FIR किसी चोरी वगैरह के बारे में आती है या फिर दूसरी रिलेटेड चीज़ के बारे में भी आती है, तो आप इसको चेप सकते हो।
ठीक है। फिर आप बताओगे कि जो चोर थे वो कैसे दिख रहे थे, कैसे नहीं दिखते थे, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या क्या चुराया। फिर आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो कि कोई नंबर वगैरह हो, या फिर कि कोई चोरी के दौरान कोई बंदूक गोली वगैरह तो नहीं चली ना, और वो एग्जैक्ट किस टाइमिंग पे हुआ। आप इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। देन अभी रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, आप एक्शन के लिए रिक्वेस्ट करोगे, और जो भी जिस भी कंप्लेनेंट ने यानी जिसने आपने एफआईआर दर्ज किया, फिर आप अपना सिग्नेचर कर दोगे। डन। तो ये थी हमारी एक एफआईआर का फॉर्मेट। हर चीज़ का फॉर्मेट मैं वापस बता रही हूँ, एक नॉर्मल लेटर की तरह हर चीज़ का फॉर्मेट है। ज़्यादा दिमाग किसी में नहीं लगाना, एक नॉर्मल लेटर का फॉर्मेट रट जाओ। हर किसी में बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, बस उस फ़र्क को देख लो, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। ये हमारा फिर से एक प्रिंसिपल को हमें एक लेटर लिखना है। फिर से मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। वही आपका सेंडर का एड्रेस, देन फिर आपका रिसिपिएंट का एड्रेस। यहाँ पे रिसिपिएंट आपका प्रिंसिपल है तो उसका कॉलेज का नेम, एड्रेस वगैरह, और जो भी आपका सब्जेक्ट है वो रेस्पेक्टेड मैम सर। और स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। और जो भी पूरा लिखना है आपको, और फिर आप पूरा मेन पॉइंट लिखोगे, सारा कुछ घुसा घुसा के, जो भी आपको मेन मुद्दा है। फिर थैंक यू वगैरह बताओगे आप, और फिर थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, एंड देन योर सिंसियरली नेम वगैरह, ये सब, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मेट पूरा सीधा सीधा। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स, कुछ लाइनें लिखी हैं जो कि आप डिट्टो डिट्टो टीप सकते हो। एंड करने के लिए आप ये लाइन टीप सकते हो, और ये सब। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये जो है देखो, 11th 12th में, या फिर सॉरी 10th क्लास में आपने कभी की होगी वो करते ना एडिटिंग, और वो ओमिशन वगैरह जब करते थे। एडिटिंग का मतलब क्या था कि अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करना। तो ये वही है कि इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स दी हुई हैं और आपको उन्हें करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये 1 2 3 करके इसमें ये मिस्टेक्स दी हुई हैं ऐसे इधर उधर, तो आपको उन्हें ठीक करना है, उनकी जगह सही चीज़ें लिखनी है। तो आंसर शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे था इसमें वाराणसी इज लोकेट, तो यहाँ पे लोकेट नहीं आएगा, लोकेटेड आएगा। डन। फिर इसमें था कि लोकेट ओन, तो यहाँ पर ओन नहीं आएगा, क्या आएगा ओन की जगह इन। लोक की वाराणसी कहाँ पर लोकेटेड करती है, किस जगह में, वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर है, ना कि उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये भी समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे आपको सारी चेंजेस करनी है। यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकती है, प्रीपोजिशन, या फिर कोई भी। तो वो तो आपकी ग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, और ज़्यादा टफ नहीं आता, ईजी ही आता है। यहाँ पे मैंने एक पूरा करेक्टेड पैसेज भी लिखा है ठीक करके, तो वो आप समझ गए होंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें प्रीपोजिशंस करनी है। क्या करनी है? प्रीपोजिशंस करेक्ट फिल करनी है, ठीक है। तो देखो पहला हमारा है माई ब्रदर्स बर्थडे इज़, कि मेरे भाई का बर्थडे है 5 नवंबर को। तो इसको कैसे करेंगे कि मेरे भाई का बर्थडे कब है, इज़ ऑन 5 नवंबर। डेट के लिए हमेशा ऑन यूज़ करते हैं। दूसरा, द डॉग जम्प्ड डैश द सोफा, तो जो डॉग है वो सोफे के ऊपर कूद गया, तो इसको क्या लिखेंगे, ऑन टू। जब भी मोशन में कोई चीज़ किसी के ऊपर जाती है तो वो ऑन टू हो जाती है। या फिर जैसे कि हम कहते हैं ना, शेर जो है, एक एग्जांपल आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कुएं में शेर कूद गया, या फिर कुछ भी गिर गया, तो उसके लिए हो जाएगा इनटू। वो मोशन में है, यानी मूवमेंट में, और वो तेज़ी से कोई चीज़ किसी के अंदर जा रही है, तो वो हो गया इनटू। और अगर तेज़ी से मूवमेंट के साथ किसी के ऊपर जा रही है तो वो हो जाएगी ऑन टू। फिर इसके बाद आएगा द पुलिस ऑफिसर इज द स्टेशन। पुलिस ऑफिसर स्टेशन में है, स्टेशन पर है, तो यहाँ पर एट आएगा, ठीक है ना। देखो इन यहाँ पर क्यों नहीं यूज़ करेंगे, आप लोग सोच सकते हो कि यार मैम या दीदी, इन भी तो हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर जो वो स्टेशन के अंदर है, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एट ही जाएगा। नेक्स्ट आता है द सोल्जर्स आर। तो देखो यार, सोल्जर्स लड़ाई पर है, कहते हैं ना कि सोल्जर्स लड़ाई पर गए हुए हैं ये, तो उसमें यहाँ पर जो पर आया है हम उसके लिए ऑन तो लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पर भी एट वोर यूज़ होगा। क्या होगा, एट वोर। थर्ड आता है वो, फिफ्थ आता है इंग्लिश प्रोफेसर हु टोट अस इज़ रिटायरिंग टुडे। तो यहाँ पे प्रोफेसर, किसी पोस्ट के बारे में बात हो रही है, तो जब भी ऐसे किसी पोस्ट वगैरह के, मतलब किसी अच्छी पोस्ट की बात होती है, तो हमेशा उनको दो से इंडिकेट किया जाता है, ये आर्टिकल यूज़ किया जाता है उनके लिए रिस्पेक्ट में द, ठीक है।
फिर उसके बाद बात आती है हाउ मैनी सिबलिंग्स डैश लिव दैट बिल्डिंग विद देयर पेरेंट्स, कि कितने भाई बहन, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, रहते हैं उस बिल्डिंग में अपने पेरेंट्स के साथ। तो यहाँ पर जो लिव है ना, तो एक बात देखो यार, ये जो डैश है ना वो लिव के बाद आएगा, कि हाउ मैनी सिबलिंग्स लिव इन डैट बिल्डिंग, ठीक है ना। तो ये डैश यहाँ लिव के बाद आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इट वॉज अ प्लीजेंटली कोल्ड आफ्टरनून डैश मिड फेब्रवरी। मिड फेब यानी कि फेब के काफ़ी दिन निकल चुके हैं, बिल्कुल हम बीच में ही आ चुके हैं, तो यहाँ पर इन आएगा, इन मिड फेब, ठीक है। कोल्ड आफ्टरनून इन मिड फेब। अब यहाँ पे देखो रीज़न फॉर हर रेजिग्नेशन इज स्टिल अननोन, कॉमन सा पढ़ के ही पता चल रहा है, यहाँ पे आएगा द रीज़न फॉर हर रेजिग्नेशन इज स्टिल अननोन। यहाँ पे रीज़न के लिए था लगा कि उसने रेजिग्नेशन क्यों दिया, वो अभी तक रीज़न जो है वो अननोन है, वो अभी तक नहीं पता चला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये प्रीपोजिशंस के जो आंसर्स लिख दिए हैं। आप लोग एक बार प्रीपोजिशंस पे जो है ना नज़र मार कर जाना कि कौन सी प्रीपोजिशन कब यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है, ठीक है। तो प्रीपोजिशंस आपको पता होनी चाहिए, तो ये आप पढ़ कर जाएंगे एक बार, किसी भी यूट्यूब चैनल से या कहीं से भी आप इसकी क्लास ले सकते हो। आई होप आपको अब ये वाला सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि एग्ज़ाम में, इस वाले एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, बुक में से कुछ भी नहीं आता है, इसमें पैसेज आते हैं और ये लेटर राइटिंग आएगी, डायरी एंट्री आ सकती है, ब्लॉग राइटिंग आ सकती है, और ये जो प्रीपोजिशंस वगैरह है ये सब आ सकते हैं, और ये आरटीआई फाइल, एफआईआर, मतलब ऐसी चीज़ें ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। राइटिंग पोर्शन है सारा, क्वेश्चन आंसर वगैरह या फिर ये ऐसा कुछ फालतू की चीज़ें नहीं हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम 11th-12th में भी हमेशा से यही करते आए हैं, हमने यही कॉम्प्रीहेंशंस किए हैं, यही लेटर राइटिंग किया है, यही स्टोरी राइटिंग की है, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हम तो जीत के ही आएंगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।